आज हम दीवान गालिब की दूसरी और तीसरी गज़ल पढ़ेंगे। जो दूसरी गज़ल है उसका एक ही शेर दीवान गालिब में इंक्लूड किया गया है, एटलीस्ट इन द एडिशन दैट आई सॉ। और जो तीसरी गज़ल है उसके कोई 5-6 शेर इंक्लूडेड हैं। तो हम इन दोनों को एक सेशन में कवर कर सकते हैं। पिछले सेशन में हमने एक शेर पढ़ा था जिसकी आखिरी लाइन ये थी कि मुद्दा अन का है अपने आलम तकरीर का, जिसमें गालिब साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी शेर व शायरी है या जो बात वो कहते हैं उसको समझना इतना आसान नहीं है। और वो बात आज ज़ाहिर हो जाएगी जब हम इन शेरों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। एंड हो सकता है कि एक शेर को आपको 4-5 बार पढ़ना पड़े। मैं उनका इंग्लिश का टेक्स्ट भी डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा बिफोर यू नो स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैम। तो पहला शेर जो दूसरी गज़ल का है वो ये है कि जराहत तोहफ़ा अलमास अरमुगा दागे जिगर हदिया मुबारकबाद असद गम ख्वार जान दर्दमंद आया। तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, पर हम इसकी सेकंड लाइन से शुरू करते हैं। वो कहते हैं मुबारकबाद असद। असद भी गालिब साहब का तखल्लुस था जो वो अपनी अर्लियर पार्ट ऑफ लाइफ में यूज़ करते थे। तो उसमें बहुत सारे शेर ऐसे हैं जिसमें आप उनका पूरा नाम ऑब्वियसली असदुल्ला खां गालिब था, तो वो असद का तखल्लुस भी यूज़ करते थे। लेटर ऑन इन हिज शायरी ही अडॉप्टेड द तखल्लुस ऑफ और पेन नेम ऑफ गालिब। तो कहते हैं कि मुबारकबाद असद, कि मुबारकबाद हो तुमको। गम ख्वार जान दर्दमंद आया। गम ख्वार जान दर्दमंद का मतलब है ए सिंपैथाइजर ऑफ एन अफ्लिक्टेड पर्सन और ए सिंपैथाइजर ऑफ एन अफ्लिक्टेड सोल। तो कहते हैं कि कोई तुम्हारे साथ सिंपैथाइज करने के लिए आया है, कोई गम ख्वार तुम्हारे पास आया है, उसकी तुम्हें मुबारकबाद हो। और पहली लाइन में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो गम ख्वार अपने साथ क्या क्या लेके आया है। तो वो जो गम ख्वार है वो अपने साथ कुछ तोहफे लेके आया है। वो तोहफे क्या हैं? जराहत तोहफ़ा। जराहत का मतलब होता है ज़ख्म या वूंड, तो वो एक ज़ख्म आपके लिए लेके आया है। अलमास अरमुगा। अलमास अरमुगा का मतलब है डायमंड ऑफ गिफ्ट। और दागे जिगर हदिया। और दागे जिगर हदिया अगेन इट्स लाइक ए गिफ्ट ऑफ ए स्कार और ए वूंड ऑन योर लिवर। तो इसमें उन्होंने कुछ निक नैक्स मिक्सअप कर दिए हैं, बट ओवरऑल जो जो तोहफे लेके जो आया है गमख्वार, उसके अंदर वो दर्द भरे तोहफे हैं, राइट। वो ज़ख्म लेके आया है, वो आपके लिए दाग लेके आया है, दागे जिगर लेके आया है। एंड श्योर उसके अंदर वो उसने कुछ डायमंड्स भी जो हैं वो मिक्स कर दिए हैं। बट ओवरऑल थीम ये है कि वो दर्द और ज़ख्मों से भरे हुए तोहफे आपके लिए लेके आया है। तो इस शेर को समझने के लिए आपको जो गमख्वार आया है उसको सोचना पड़ेगा कि वो गमख्वार कौन है। एक सीधा साधा मतलब ये हो सकता है कि आपका जो जिसको आप चाहते हैं, जो आपका बिलवेड है या जो आपका माशूक है, वही गमख्वार बन के आया है। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये एक सरकास्टिक शेर बन जाता है, क्योंकि उर्दू शायरी में रिवाज ये है कि महबूब जो है वो कभी गमख्वार बन के नहीं आता। वो आपके साथ सिंपैथाइज करने के लिए नहीं आता कभी भी है। वो अपने चाहने वालों के लिए, अपने जो आशिक होते हैं उनके ऊपर जुल्म ही ढाता है, तो वो जुल्म ढाने के लिए ही आता है। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि महबूब आया है और वो ज़ख्मों से भरे तोहफे लेके आया अपने साथ, या और जो मुबारकबाद दी जा रही है वो एक सरकास्टिक टोन में दी जा रही है इस केस में। अदर एस्पेक्ट इज़ कि इवन दो महबूब आया है और वो अपने साथ दर्द और ज़ख्म लेके आया है, बट जो चाहने वाले हैं दे वेलकम दैट, राइट। तो उर्दू शायरी में जो ज़ख्म या जो पेन, ग्रीफ जो आपको प्यार में मिलता है, आशिक जो हैं वो उसको एक नियामत मानते हैं। दे कंसिडर दैट ए गिफ्ट, दे वेलकम इट, राइट। तो इट्स अ मल्टी लेयर्ड शेर। मुबारकबाद असद गम ख्वार जाने दर्द मंद आया, कि मुबारकबाद हो, तेरा महबूब आया है और वो अपने साथ दर्द और ज़ख्मों के तोहफे लेके आया है। वो एक इसका मतलब हो सकता है। दूसरा ये कि अगर हो सकता है कि सच में कोई गमख्वार आया हो, या और जो गमख्वार होते हैं उनको भी समटाइम्स नासेह बोल के या एडवाइज़र बोल के एक नेगेटिव टोन में इंटरप्रेट किया जाता है।
तो ऐसा हो सकता है कि कोई एडवाइस करने के लिए आया हो, और ऐसे लोग अक्सर एडवाइस करने नहीं आते, आपका गमख्वारी करने के लिए नहीं आते, वो भी आपको एडिशनल दुख ही देने के लिए आते हैं। तो वो भी एक सिनेरियो हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कातिल आ गया हो। इस केस में महबूबों को भी कातिल कहा जाता है, लेकिन लेट्स से कि लिटरल सेंस में कोई कातिल आ गया है, या तो अगेन ए सरकास्टिक टोन, मुबारकबाद असद, और वो कातिल आपको ख़त्म करने के लिए आया है, और ऑब्वियसली वो अपने साथ दर्द के तोहफे तो लाया है, दर्द और ज़ख्मों के तोहफे तो लाया ही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपकी ये जो दुखों से भरी हुई ज़िंदगी है वो भी ख़त्म होने जा रही है, तो आपको उसकी मुबारकबाद हो। तो आप देखेंगे कि इट्स वेरी मल्टी लेयर्ड शेर। आप इसको पढ़ें तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई और ही नया मतलब जो है इसके अंदर से दिखाई दे। तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको। जराहत तोहफ़ा अलमास अरमुगां, दागे जिगर हदिया, मुबारकबाद असद, गमख्वार जाने दर्दमंद आया। तो इसकी जो सेकंड लाइन है, I can see a lot of situations in which we can quote that line or use that line. I think that is the more beautiful part of this share. अब इसको मैं समराइज तो नहीं कर सकता, बट होपफुली व्हाट आई सेड मेक सेंस। मुबारकबाद असद, गमख्वार जाने दर्दमंद आया। तो ये दूसरी गज़ल का तो यही एक शेर दीवाने गालिब में इंक्लूडेड है। तो आइए अब तीसरी गज़ल की तरफ चलते हैं। तो मैं उसको पहले पूरा पढ़ देता हूँ। तीसरी गज़ल में भी कुछ एडिशनल शेर हैं जो कि दीवान में इंक्लूडेड नहीं किए, तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं शेरों को पढ़ेंगे जो कि दीवान में इंक्लूडेड है। तो वही शेर ये हैं कि जुज़ कैस और कोई न आया बर बह रूह कार, सहरा मगर बतंगी चश्मे हुसूद था। अशुफ्तगी ने नक्शे सुवेदा किया दुरुस्त, जाहिर हुआ कि दाग का सरमाया दूध था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मुआमला, जब आँख खुल गई न जिया था न सूद था। लेता हूँ मख्ताब गमे दिल में सबक हुनूज, लेकिन कि ये रफ्त गया और बूद था। ढका कफन ने दागे अयूबे बरहनगी, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था। तेशे बगैर मर न सका कोहकन असद, सरगश्ताए खुमारे रसूम कुयूद था। तो ये भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स गज़ल है और इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं। तो पहले शेर को देखते हैं कि जुज़ कैस कोई और न आया ब रूह कार, सहरा मगर बतंगी चश्मे हुसूद था। तो इसमें वर्ड जो यूज़ किए गए हैं, कैस इज़ ए रेफरेंस टू मजनू। तो आपने लैला मजनू की स्टोरी सुनी होगी। मजनू साहब जो थे या कैस साहब जो थे वो पागल हो जाते हैं प्यार में और अपने कपड़े फाड़ के वो सहरा कैन मीन ए डेजर्ट, इट कैन मीन विल्डरनेस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सम वेस्ट लैंड। तो वो सहरा की तरफ दौड़ जाते हैं और अपनी मतलब लाइफ को छोड़ के, अपनी शहर को छोड़ के वो पागल होकर सहरा की तरफ दौड़ गए थे। तो बारूह कार मीन्स लाइक द फील्ड ऑफ एक्शन, राइट, किसी मैदान में आ जाना या किसी चीज़ के लिए। और हसूद का मतलब होता है एनवियस और स्पाइटफुल। तो तंगी चश्मे हसूद मीन्स नैरोनेस ऑफ एन एनवियस आई। जो कोई इंसान अगर जेलसी एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसकी उसकी जो तंग नज़री जो है उसको कहेंगे तंगी चश्मे हसूद था। चश्म का मतलब होता है आँखें। तो लाइक द नैरोनेस ऑफ द आईज ऑफ ए स्पाइटफुल और एनवियस पर्सन इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट। तो क्या वो ये रहे हैं कि जुज़ कैस और कोई न आया बरूह कार, कि कैस के अलावा कोई इस फील्ड ऑफ एक्शन में उतर के नहीं आया, कि इस इश्क और पागलपन के फील्ड में कोई और उतर के आगे नहीं आया कैस के अलावा, ये मजनू के अलावा। सहरा मगर बतंगी चश्मे हुसूद था। परहैप्स और नेवरदलेस जो सहरा था, जो डेजर्ट था, इट हैड द नैरोनेस ऑफ एन एनवियस आई। तो सहरा जो था वो एक एनवी से भरी हुई
जो आँख होती है उसकी तरह तंग था। या तो कॉम्प्लिकेटेड मेटाफर है। तो इसको अगर हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि कैस के अलावा वो कह रहे हैं कि किसी और ने इतना इश्क और इतना पागलपन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया। या तो नोबडी एल्स मेड ए नेम इन डेजर्ट वॉन्डरिंग और पागलपन में किसी ने इतना नाम नहीं कमाया जितना कैस ने कमाया, राइट। सो कैस वाज द सुप्रीम आशिक एंड सुप्रीम pagal also in Ashik. Pagal in the sense, don't take that in the negative sense. It's like इश्क में अपने आप को खो देने वाला पागल। yeah? तो वो कहते हैं कि कैस के अलावा कोई और सामने नहीं आया। इतनी शिद्दत से इश्क करने वाला कोई और सामने नहीं आया। इतनी शिद्दत से पागल होने वाला इश्क में कोई और नहीं आया। yeah? और कहते हैं कि सहरा में नहीं आया, राइट। उस विल्डरनेस में नहीं आया कोई और। या और कहते हैं कि अगर कोई आना भी चाहता तो जो सहरा है, जो डेजर्ट है, वो आने नहीं देता उसको, राइट। और सहरा इन दिस केस इज एक्टिंग लाइक द ए नैरो एनवियस आई। या वो उन्होंने एक एनवियस आई का मेटाफर इसके अंदर यूज़ किया है कि वो तंग नज़र था सहरा। बट परहैप्स द मीनिंग इज़ कि सहरा जो था वो खुद कैस से प्यार करता था और वो इस बात से जेलस होता अगर कोई और भी उसकी तरफ दौड़ के आ जाता कैस की तरह। तो वो किसी और, कैस के अलावा किसी और को जगह ही नहीं देना चाहता था। जो डेजर्ट था या जो रेगिस्तान था, जो सहरा था, वो कैस के अलावा किसी और को जगह ही नहीं देना चाहता था, राइट। तो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक ये कि कैस जैसा कोई आशिक नहीं हुआ, और दूसरा ये कि अगर कोई आशिक उसके जैसा होता भी तो भी सहरा जो है अपने दिल में उसको जगह नहीं देता। या तो देखिए इस केस के अंदर उन्होंने सहरा को ह्यूमनाइज कर दिया, राइट। दैट्स गालिब साहब इमेजिनेशन कि उन्होंने सहरा को ह्यूमनाइज कर दिया कि सहरा इटसेल्फ वाज इन लव विद कैस। या तो एक उस स्टोरी को एक नया ही उन्होंने एंगल दे दिया। डेजर्ट इटसेल्फ वाज इन लव विद कैस, कैस वाज द सुप्रीम आशिक, सुप्रीम लवर, एंड desert would not take anybody else or will not let anybody even come close to Cass in the business of love and madness. So there was no scope for any other lover in the field of love. तो जुज कैस कोई और न आया बरू हिकार, सहरा मगर बतंगी चश्मे हुसूद था। तो ये इसका मतलब मुझे समझ में आता है। तो अगला शेर देखिए। अगला शेर टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया, बट आई रेड मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑनलाइन इंक्लूडिंग ऑन फ्रांसिस प्रिचेट्स वेबसाइट। सो विल मेक एन अटेम्प्ट। ऐसा हो सकता है कि दीवान में हमें और भी शेर मिलें जो कि पूरी समझ में नहीं आया। शायद गालिब साहब को ही वो समझ में आए होंगे, एंड आई थिंक दैट्स ओके। तो शेर ये है कि आशुफ्तगी ने नक्शे सुवेदा किया दुरुस्त, जाहिर हुआ कि दाग का सरमाया दूध था। आशुफ्तगी का मतलब होता है एंग्जाइटी, अनईजीनेस, डिस्ट्रैक्शन ऑफ सम सॉर्ट। और सुवेदा, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड क्योंकि ये शायरी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सुवेदा इज़ लाइक ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड सौदा, एंड इट्स बेसिकली कहा जाता है एटलीस्ट शेर व शायरी की दुनिया में कि जो आपका दिल होता है, लिटरली जो योर हार्ट हैज़ लाइक ए ब्लैक पार्ट और ए ब्लैक मार्क ऑन इट, राइट, इनसाइड द कोर ऑफ द हार्ट। या और उसको दैट इज़ द लिटरल मीनिंग, और मेटाफोरिकली उसको यूज़ किया जाता है टू इम्प्लाई मैडनेस, जुनून, पागलपन, और समटाइम्स द ओरिजिनल सिन committed by the mankind. तो metaphorically it's like some form of madness or passion जिसके रेफरेंस में सुवेदा को यूज़ किया जाता है। और दुरुस्त करना मीन्स टू किसी चीज़ को ठीक करना, या टू किसी चीज़ को रिमूव करना भी हो सकता है, या किसी चीज़ को क्योर करना या किसी चीज़ को ठीक करना किसी एस्पेक्ट में। तो दाग is like a wound, a blemish, or a burnt mark also. And दूध means smoke. Yeah. तो इसका literal meaning तो ये निकलता है कि आशुफ्तगी ने नक्शे सुवेदा किया दुरुस्त। Yeah.
कि जो आशुफ्तगी है, जो इस केस में एंग्जाइटी है मेरे टेम्परामेंट की, उसने सुवेदा, जो मेरे दिल का जो स्कार है, और द स्कार ऑफ मैडनेस और द स्कार ऑफ पैशन है, उसको इरेज कर दिया, या उसको ठीक कर दिया, उसको दुरुस्त कर दिया, या उसको मिटा दिया. And in this process, it became apparent to me, or I realized that the true nature, sarmaya का मतलब होता है some sort of material asset, right? Or some sort of reality. किसी चीज़ का सरमाया होना means like that's the capital that it possesses. In this case, in the process of erasing the scar of passion on the heart, Mirza Ghalib realizes that the reality of that scar was just smoke. Like it was a stain of smoke. It was not a real stain which could not have been erased. तो अब ये बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया. मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि आई थिंक सुवेदा इज़ ए रेफरेंस टू मैडनेस और पैशन, या. And ashuftagi is, some sort of anxiety or pain that the शायर is experiencing. तो कहते हैं कि जो मैंने पेन अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की है, उसने मेरे जो दिल के अंदर जो पेन या मैडनेस थी उसको क्योर किया. तो एंड इन द प्रोसेस आई रियलाइज्ड कि वो जो मेरे दिल के अंदर जो पेन या मैडनेस थी, इट wasn't real, right? It was imaginary madness, and what ended up curing that was my own anxiety or my own distractedness. This is to the extent I am going to try to explain it. To be honest with you, I did not fully interpret it. तो अगला शेर देखते हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत है. था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मुआमला, जब आँख खुल गई न जिया था न सूद था. तो ख्वाब मीन्स ड्रीम एंड ख्याल मीन्स ए थॉट और एन इमेजिनेशन. और वो इसके अंदर देखिए कि इट्स मल्टी लेयर्ड. वो कह रहे हैं कि था ख्वाब में ख्याल को, कि मेरे ड्रीम में एक ख्याल था, एक थॉट थी, मेरे सपने में एक ख्वाब में एक ख्याल था, या. तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा. और उसको तुझसे था मुआमला. किसी से कोई मुआमला रखना मीन्स to have some business with somebody or to have some transaction with somebody. तो मिर्ज़ा गालिब साहब सो रहे थे, उनको ख्वाब आया. उस ख्वाब के अंदर कोई एक थॉट थी, जिस थॉट ने महबूब से कोई ट्रांजैक्शन की, या तुझ से था मुआमला. अब तुझ क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा. विल कम बैक टू दैट इन अ सेकेंड. तो लेट्स से कि इस केस में महबूब से उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन की. लेकिन जब आँख खुल गई न जिया था न सूद था. बट व्हेन माय आईज ओपन्ड देयर वाज नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट और नो गेन, राइट? दैट ट्रांजैक्शन वाज जस्ट एन इमेजिनरी ट्रांजैक्शन. देयर वाज नथिंग टू लूज, नथिंग टू गेन फ्रॉम दैट ट्रांजैक्शन व्हेन आई वोक अप, या. तो इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स हैं, या. पहली लेयर तो ये है कि आई थिंक इन दिस केस मिर्ज़ा गालिब इज़ रेफरिंग टू this world as being a figment of imagination. ये बहुत कॉमन थीम है मिर्ज़ा गालिब की शायरी में, जिसमें वो इस दुनिया को ख्याली दुनिया कहते हैं, या. आई थिंक वो इसका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मेरे ख्वाब में एक ख्याल आया जिसने तुझसे कोई इंटरेक्शन की, या. तो अब ये देखिए कि इंटरेक्शन मिर्ज़ा गालिब साहब ने खुद नहीं की. अपने आप ये नहीं कह रहे कि मैंने इंटरेक्शन की इसके अंदर. वो कह रहे हैं मेरे ख्वाब के अंदर एक थॉट, एक कोई ख्याल आया जिसने तेरे साथ इंटरेक्शन की, राइट? तो अब ये 2 और 3 लेयर्स ऐड करने का आई थिंक वन ऑफ द गोल्स कुड बी दैट दिस तुझ से. और फिर अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि इस तुझ कौन है इस केस के अंदर. महबूब हो सकता है या ये दुनिया हो सकती है, राइट? तो कहते हैं कि मेरे ख्याल के अंदर इस दुनिया के साथ मैंने इंटरेक्शन की. मेरे ख्याल ने इस दुनिया के साथ इंटरेक्शन की, मैंने नहीं की इंटरेक्शन. मेरे ख्वाब में ख्याल आया, उस ख्याल ने इस दुनिया के साथ इंटरेक्शन की, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो यहाँ कुछ भी नहीं था, राइट? सो ही कुड बी ट्राइंग टू से दैट दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट डिसेप्शन, राइट? देयर इज़ नो इनहेरेंट रियलिटी टू दिस वर्ल्ड, राइट? एंड इसके अंदर बेसिकली ये ख्यालों की इंटरेक्शंस चल रही हैं,
कोई मटेरियल प्रॉफिट और गेन और कोई मटेरियल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे नहीं हो रही। या और जब आँख खुली न जिया था न सूद था, तो basically he didn't find any reality to that interaction, or he may not even remember what the transaction was, right? अब उनको खुद ये ट्रांजैक्शन याद कैसे रहेगी, क्योंकि उन्होंने खुद तो ये ट्रांजैक्शन की नहीं, उनके ख्वाब के अंदर कोई ख्याल आया था जिस ख्याल ने इस दुनिया के साथ इंटरेक्शन की थी, राइट? So you see layers upon layers of meaning in this, and other aspect is कि टेक्निकली ख्वाब तो मिर्ज़ा गालिब साहब को आया था और उस ख्वाब के अंदर ख्याल आया था, बट मिर्ज़ा गालिब इज़ लाइक दिस थर्ड पर्सन इन दिस केस who has no control over the thoughts going on in his mind, right? So thoughts have a life of their own is another aspect to this. Overall, I think it's a reference to the common theme of his shairi कि this world is a world of deception. This has no inherent reality to it. And when you realize that, you will see that there is nothing here. Yeah, it's a figment of imagination. था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मुआमला, जब आँख खुल गई न जिया था न सूद था। तो अगला शेर देते हैं कि लेता हूँ मकताब गम दिल में सबक हनूज़, लेकिन यही कि रफ्त गया और बूद था। तो मकताब गम दिल का मतलब होता है कि स्कूल ऑफ द ग्रीफ ऑफ हार्ट, या कि मेरे दिल के दुख का ये, गम का ये एक मकताब है, एक स्कूल है जिसमें मैं जाके सबक ले रहा हूँ। लेकिन वो सबक क्या है कि रफ्त गया और बूद था। रफ्त का मतलब होता है समथिंग दैट्स गॉन, राइट, समथिंग इन द पास्ट। So रफ्त गया means what is gone, and bood also means something that existed in the past or something that was. And रफ्त गया और बूद था, I think it's a word play to say कि what's gone is gone, what is past has already gone, yeah. And ये मैं सबक जो है वो कहाँ ले रहा हूँ और कहाँ ले रहा हूँ, in the school of the grief of heart. So basically वो कह रहे हैं कि मैं I'm taking lessons in this school of the grief of heart. And what are those lessons? The lessons effectively are that what is gone, yeah. इसके अंदर I think it's just a reference, क्योंकि ये भी एक recurring theme है कि वो अपने past को याद करते हैं और ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पे बैठे हैं जहाँ पे there is a state of hopelessness and despair, and वो अपने पास्ट को याद करके दुखी होते हैं। आई थिंक दैट मे बी द केस हेयर ऑल्सो, क्योंकि वो गमे दिल के मकताब में बैठे हैं, सबक ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो गुज़र गया वो गया, या तो इफ़ेक्टिवली ही कुड बी थिंकिंग अबाउट द टाइम दैट हैज़ गॉन इन हिज लाइफ, and basically feeling sad about it is the way I see it. He is going through an experience of loss perhaps, and he's using the metaphor कि ये जो गमे दिल का जो स्कूल है उसके अंदर अभी भी मैं सबक सीख रहा हूँ, या कि ये एक लाइफ लॉन्ग लेसन है जो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, राइट। एंड हो सकता है कि उम्र गुजर गई हो काफ़ी, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि आई एम ए नोविस इन दिस स्कूल, आई एम स्टिल लर्निंग माई लेसन्स, एंड दोज लेसन्स आर दैट बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स। एंड तो ये था ये शेर। अगला शेर देखते हैं कि ढपा कफन ने दाग अयूब बरहनगी, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड शेर। ढपा, किसी चीज़ को ढपना मीन्स टू कवर समथिंग। कफन मीन्स, तो कफन तो आपको पता ही होगा, तो जो कपड़ा चढ़ाया जाता है व्हेन समबडी डाइज बिफोर दे आर बैरिड और क्रीमेटेड। ढपा कफन ने दागे अयूब बरहनगी, या तो बेसिकली वो कहते हैं कि जो कफन था उसने ये जो दागे अयूब बरहनगी मीन्स लाइक दिस स्कार और स्टेन और स्टिग्मा ऑफ द फ्लॉज ऑफ नेकेडनेस, right? Or the shame of life,
तो वो कहते हैं कि जो मेरी द शेम ऑफ एग्जिस्टेंस दैट आई फेल्ट was covered by the कफन. तो इफ़ेक्टिवली वो कहने का मतलब ये है कि ये जो शेम ऑफ एग्जिस्टेंस जो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी फील की, जो दाग बन के मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था, राइट, एक स्टिग्मा बन के मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था, उससे एसोसिएटेड जो शर्म थी वो मेरे मरने पर ही गई. वो उसको किसने ढका? एक कफन नहीं ढका. जब तक मैं ज़िंदा रहा मैं उस शर्म के साथ ज़िंदा रहा. एंड दूसरी लाइन, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था. राइट, तो नंगे वजूद इस केस के अंदर इज लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग दिस शेम टू एग्जिस्ट, कि आपका एग्जिस्टेंस इतना ख़राब है कि आपको उसके अंदर इनहेरेंटली शर्म महसूस हो रही है. राइट, वो कहते हैं कि वरना हर लिबास में, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी लिबास पहना, जो भी कपड़े पहने, उसके अंदर मैंने ये नंगे वजूद को एक्सपीरियंस किया. सो नंग इज़ लाइक यूज टू एक्सप्रेस दिस डिसग्रेस और शेम, और नंगे वजूद मीन्स द शेम ऑफ एग्जिस्टेंस. तो वो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी मैं नंगे वजूद में जिया. आई वॉज डिवॉइड ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़. मैं एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं जी पाया, और मैंने इस पूरी दुनिया को अपने एग्जिस्टेंस से शर्मसार किया. दिस होल वर्ल्ड वॉज अशेम्ड ऑफ मी. राइट, मेरा एग्जिस्टेंस इतना ख़राब था, मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब थी, मेरा बिहेवियर इतना ख़राब था कि मैं इस दुनिया पे एक दाग था. और वो दाग जो है वो मिटा मेरे मरने से. राइट, तो मैंने सारी ज़िंदगी जो ये शर्म और शेम ऑफ एग्जिस्टेंस, नंगे वजूद जो एक्सपीरियंस किया, उसको मेरे कफन नहीं ढका. Only my shroud, which was put on me when I died, covered the shame of existence that I had. It only went away with my death. तो वो एक ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है. दूसरा, अगर आप इसको जो इस गज़ल का पहला शेर था जिसमें कैस और मजनू का रेफरेंस था, उसके साथ थोड़ा एसोशिएट करने की कोशिश करें, तो जो आशिक होते हैं, जो इश्क में पागल हो जाते हैं, वो मजनू साहब के केस में फॉर एग्जांपल कपड़े फाड़ देते हैं अपने. राइट, वो उनको सोसाइटल लाइफ से कुछ जीना लेना देना नहीं होता. राइट, तो इमेजिन कीजिए कि कैस साहब ने या मजनू साहब ने अपने कपड़े फाड़ दिए हैं. राइट, एंड ही सीज हिज नेकेडनेस एज ए साइन ऑफ ऑनर, कि वो एक पागल आशिक हैं, एंड देन ही फील्स प्राउड ऑफ दैट. राइट, तो इन दिस केस ही वॉन्ट्स टू फ्लॉन्ट हिज नेकेडनेस. तो उन्होंने ज़िंदगी ऐसे जी है कि वो अपनी नेकेडनेस को फ्लॉन्ट करते हैं. राइट, नंगे वजूद को फ्लॉन्ट करते हैं. राइट, ही फील्स प्राउड ऑफ इट. लेकिन अब जब वो मर गए, राइट, देन समथिंग, his nakedness that he felt proud of his entire life was covered. Right, and this pride of his passion, which was a rejection of the worldly custom, which was a rejection of the worldly attires and facades, that came to an end when he died. Right, अब उनको सारी ज़िंदगी तो वो नंगे घूमे, अब उनको कफन से ढक दिया गया है. राइट, so the pride that he felt through his life is gone because he is now dead. तो आई थिंक ये दो इसके मतलब हो सकते हैं कि या तो मिर्ज़ा गालिब अपनी ज़िंदगी से सारी ज़िंदगी शर्मिंदा रहे, अब वो मर गए हैं, उनको कफन से ढक दिया गया है, तो उनकी शर्म को उनके कफन ने ढांप लिया है. या फिर मजनू जैसा कोई आशिक है जो सारी ज़िंदगी नंगा घूमा, लेकिन अब वो मर गया है और उसको कफन से ढांप दिया गया है, और जिस चीज़ क्या like the thing that he used to feel proud of, that is no more and it's been covered now. ढपा कफन ने दागे अयूब बरहनगी, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था. तो अब ये आखिरी शेर इस गज़ल का ये है कि तेशे बगैर मर ना सका कोहकन असद, सरगश्ताए खुमारे रसूम में क़यूद था. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं इसके अंदर. तो कोहकन इज़ द रेफरेंस टू शरीन एंड फरहाद. तो वो हमने पिछली सेशन में भी शरीन फरहाद की स्टोरी का जिक्र किया था.
तो फरहाद साहब जो थे वो एक पहाड़ काट रहे थे ताकि वो एक दूध की नदी बहा सकें शीरीन के लिए। फिर उनको न्यूज़ मिली कि शीरीन जो है मर गई है, तो उन्होंने अपना सर, जिस कुल्हाड़ी से वो पहाड़ को काट रहे थे, उसी कुल्हाड़ी पे अपना सर मारा और वो मर गए। तो इट्स इन रेफरेंस टू दैट सेम स्टोरी। तो तेशा मीन्स द एक्स, द शार्प ऑब्जेक्ट दैट ही वाज यूजिंग टू डिग थ्रू द माउंटेन। तो वो कहते हैं कि तेशे बगैर ना मर सका कोकन असद, कि वो तेशे के बगैर, जो कोकन इज़ अनदर नेम फॉर फरहाद, कि तेशे को यूज़ किए बगैर फरहाद मर नहीं सका। या सरगश्ता एक खुमारे रसूम कुयूद था, कुयूद था। सरगश्ता मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डिजी, या किसी का सर घूम रहा हो। खुमार मीन्स इंटॉक्सिकेशन। रसूम कुयूद का मतलब होता है कस्टम्स एंड रूल्स। तो सरगश्ता एक खुमारे रसूम कुयूद था, कि वो कहते हैं कि वो ही वॉज intoxicated, or he was stupefied by the customs and rules of this world. So this is a taunt on Farhad actually, right? Like he is Mirza Ghalib Sahab is taking a different perspective in this case than most other people. In most cases Farhad is like glorified, and in some cases Mirza Ghalib perhaps will do that also. But in this case he's saying कि जो एक जो सच्चा आशिक होता है, जब उसको अपने महबूब के मरने की खबर मिली तो उसको तो वहीं ढेर हो जाना चाहिए था, उसको तो वहीं मर जाना चाहिए था, राइट। या फिर आपका प्यार या आपका इश्क इस ऐसे जुनून की हालात में आपको ले गया कि आप वैसे ही आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और आप मर गए। या तो आपको कुल्हाड़ी तेशे के ऊपर अपना सर मारने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप द इंटॉक्सिकेशन ऑफ योर passion, if your love is perfect, if your love is true, then you would have died right there without the need to kind of smash your head on the axe. Yeah, but Kokan was not able to do that. Why? Because he was so heavily influenced by or dizzied by the customs and rules of this world, right? In a worldly sense, you have to take an action to commit suicide, to kill yourself, right? तो अब ऐसा तो नहीं है कि in a material worldly sense Farhad had an option to kill himself. He had to do something, right, to kill himself. But उसके उस एक्शन को मिर्ज़ा गालिब ने नेगेटिव सेंस में इंटरप्रेट किया है कि आपकी फरहाद को क्या ज़रूरत पड़ी, कोकन को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो अपना सर कुल्हाड़ी पे मारता। अगर उसका सच्चा प्यार था तो जब उसको शीरीन के मरने की खबर मिली तो उसको वैसे ही मर जाना चाहिए था, राइट। तो इस केस में फरहाद जो है वो सच्चा आशिक नहीं था, क्योंकि वो भी इस दुनिया के रस्म व रिवाज में फंस गया। और रस्म व रिवाज क्या, कि आपको मरने के लिए कोई एक्शन लेना पड़ता है। वो एक्शन क्या लिया, उसने अपना सर कुल्हाड़ी पे मार लिया। आई थिंक दिस इज जस्ट मिर्ज़ा गालिब्स imagination and reinterpretation of that story and taking a different perspective on that story. To me, I don't know if there is any other different layer to it, but basically he's trying to take a different point of view and saying कि जो सच्चे आशिक होते हैं, माशूक के जो उनका जो बिलवड है उसके मरने की खबर उनको मिले तो उनका इश्क इतना सच्चा होता है कि वो वैसे ही मर जाते हैं, उनको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो नहीं होते उनको फिर जो दुनियावी एक्शंस हैं सुसाइड कमिट करने के, उनकी तरफ जाना पड़ता है। इस केस में फरहाद उसी चक्कर में फंसा रह गया। तो ये तो थी पूरी दूसरी और तीसरी गज़ल। मैं इसका टेक्स्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आई हैव टू एडमिट इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट आई होप दिस हेल्प्ड। थैंक यू।